नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के इस खास शो समाधान में। मैं हूं आपके साथ पारुल। समाधान में आज हम बात करने वाले हैं आपकी मुस्कुराहट की। जी हां, आपकी वो स्माइल जो आप हंसना तो खिलखिला कर चाहते हैं, लेकिन जो आपके दांत होते हैं ना, आपके तीत, वो कोमल मोती जैसे तीत आपका कभी कभी साथ नहीं देते हैं। समझ गए होंगे आप, मैं बात करने वाली हूँ दांतों को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर करिश्मा प्रधान देवेंद्र, जो कि डेंटिस्ट हैं जानी मानी और सीईओ हैं तथास्तु डेंटल हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत करिश्मा जी आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर करिश्मा, जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि हम दांतों को लेकर बात करने वाले हैं, और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है आजकल हम देखते हैं कि लोग कुछ भी खाते हैं, सिर्फ मीठे से ही कैविटी नहीं होती, आप इस तरह की चीज़ें भी खा लेते हैं जो आपके दांतों को परेशान करती हैं और फिर कैविटी जैसी चीज़ें होने लगती हैं। तो दांतों की देखभाल कैसे रखी जाए, किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहले तो दांतों की देखभाल के बारे में बात करते हैं। रोज़ाना जो आप करते हैं क्या वो काफ़ी होता है, ब्रश कर लेना बस? देखिए, जो आम तौर पे चीज़ें की जाती हैं रोज़ाना के तौर पे, यदि आप पूरी तरह से वो ही कर लेते हैं तो भी बहुत है। जैसे आप दिन में 2 बार ब्रश करिए, रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने पे दिखाइए, और माउथ वॉश का आप उपयोग करिए, क्योंकि माउथ वॉश वहाँ पहुँचता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो उस जगह पे पहुँचता है जहाँ आपके ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुँच पाते। नॉर्मल फ्लॉसिंग करिए। यदि आप ये नॉर्मल चीज़ें भी रेगुलरली करते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर आपके दांतों पे देखा जाता है, और दांत सड़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आमतौर पे लोगों को लगता है कि सवेरे ब्रश करने से दांत हमारे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। सवेरे आप ब्रश करते हैं एक फ्रेश ब्रेथ के लिए, रात को आप ब्रश करते हैं जो भी आपके दांत में खाना या फिर रेसिडुअल फंसे हों उनको हटाने के लिए। तो रात का ब्रश करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं उससे पहले हमारे व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि आपको अगर किसी भी तरह के डेंटल इश्यूज़ हैं, दांतों की समस्याएं हैं, आपके दांतों से किसी तरह का ब्लड आ रहा है या आपके दांत खराब दिखने लगे हैं, दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, आपको फ़ोन नंबर्स हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और डॉक्टर करिश्मा से बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं इस लाइव प्रोग्राम में ले लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। रूट कैनाल इन दिनों बहुत कॉमन सा चीज़ है, लोग जानते हैं रूट कैनाल क्या होता है, लेकिन उससे जुड़ी हुई समस्याएं लोगों के साथ हैं। कई चाहते हैं कि निकलवा लो दांत, खत्म करो कहानी, कौन इन सारी झंझटों में फंसे। कई लोगों को डर लगता है कि न जाने क्या करने वाले हैं डेंटिस्ट। तो इस जो र्यूमर्स हैं इनके बारे में भी बताइए। देखिए, रूट कनाल ट्रीटमेंट ये सबसे एडवांस्ड टेक्निक है टू सेव अ टूथ। एक दांत को यदि बचाना चाहते हैं आप तो ये उसके लिए एक टेक्निक है। और आम तौर पे आप देखेंगे कि यदि आप एक डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो वो आपको मोस्टली ये कहते हैं कि रूट कनाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका दांत दुखता है तो आपकी नस सड़ जाती है दांत की, वो तब दुखता है। और ऐसी परिस्थिति में डेंटिस्ट यदि दांत को बचाने लायक दांत है, यदि वो बचा सकते हैं तो आपको रूट कनाल बताएंगे। इसमें मिथ्या ये है कि लोग ये कहते हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी दांत निकल जाता है, इसलिए बेहतर ये है कि इसको निकाल ही दिया जाए इन द इनिशियल फेज, जिससे मैं कम्प्लीटली बोलूँगी, डिनाई करूँगी इस बात को। रूट कनाल ट्रीटमेंट से आपके दांत बचने के चांसेस कम से कम 95% तक बढ़ जाते हैं, जो दांत निकलने वाला होगा आमतौर पे। तो मेरे हाईली रिकमेंडेशन है कि आप अपने डेंटिस्ट की बात को माने और अपने दांत का रूट कनाल करवाएं। इसमें आपके दांत की नसों को साफ करेंगे डेंटिस्ट। ये एक मल्टीपल स्टेप प्रोसीजर है, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। दांत निकालने जितना आसान ना तो ये डेंटिस्ट के लिए है ना ही आपके लिए है, क्योंकि दांत निकलवाने में आपका बहुत कम समय लगता है। परंतु जिस प्रकार एक बच्चे को एक डेवलपमेंट में 9 महीने का वक्त लग जाता है, तो डेंटिस्ट को एक सड़े हुए दांत को ठीक करने में आपको 3-4 सिटिंग्स का समय तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा समय आप दीजिए, थोड़ा समय डॉक्टर्स दे रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके दांतों का ख्याल रख रहे हैं। खासतौर पर दांतों की बात हम कर रहे हैं, हेल्दी टीथ्स है और गुड स्माइल, दांतों की सर्जरी, इन सारी चीज़ों को लेकर भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर आपसे बात हो सके। दांतों की सर्जरी, पहले हम तो कॉस्मेटिक सर्जरी हमने सुना था, तमाम तरह की जो डॉक्टर से रिलेटेड या हार्ट सर्जरी, तमाम तरह की सर्जरीज हैं उनके बारे में भी हमने सुना था। लेकिन अब जो हम सुन रहे हैं दांतों की सर्जरी, ये लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते इन सारी चीज़ों के बारे में, उनके लिए बहुत ही एक अननोन सा विषय है, अननोन सा टॉपिक है कि क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए करते हैं। देखिए, दांतों की सर्जरी, एक्चुअली दांतों की टिपिकली कोई सर्जरी नहीं होती। ये सर्जरी या तो मसूड़ों की होती है और या तो आपके दांत का प्रेपरेशन होता है, यानी आपका दांत को काट के छोटा किया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर आप दांत के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि दांत अपने आप में एक हार्ड टिश्यू है। सर्जरी सॉफ्ट टिश्यूज की होती है।
तो दांत अगर आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको आपके दांत को रिड्यूस करवाना रहता है। ये एक प्रोसीजर होता है, इसे स्माइल डिज़ाइनिंग कहते हैं, और उसको रीशेप रीअलाइन किया जा सकता है, उसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है, शेड बदला जा सकता है। इसके लिए काफ़ी प्रीमियम क्राउन्स, विनियर्स, ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं और काफ़ी ईज़िली अवेलेबल हैं। आजकल डेंटल लैब्स बहुत सारी खुल चुकी हैं हमारे शहर में भी, हमारे प्रदेश में भी। तो आपको जो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं वो या तो मसूड़ों की करानी होगी या फिर अपने दांत की प्रिपरेशन करानी होगी। इसको टेक्निकली सर्जरी तो नहीं कहा जाएगा कि दांतों की कोई सर्जरी हो रही है, लेकिन इससे आपके दांत बेहद खूबसूरत हो जाएंगे। दांतों की खूबसूरती ये इन दिनों बड़ा ही फेवरेट जो एक कह सकते हैं कि आप मेकअप है खासतौर पर फीमेल्स का, कि हम हंसें तो हमारे जो दांत हैं, हमारी मुस्कुराहट जो है वो सुंदर दिखनी चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि स्मोकिंग या फिर टोबैको च्यूइंग या कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दांतों को ख़राब कर देती हैं, काला कर देती हैं, येलो कर देती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके मुँह से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ख़राब करती है। तो हम पहले हम बात करें कि आप अगर स्मोकर हैं, है ना, आपको स्मोकिंग लवर हैं, हालांकि वो स्मोकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम तो यही सलाह देंगे कि आप जितना जल्दी उसे छोड़ें। लेकिन अगर ठीक है, अब उनके दांत खराब हो चुके हैं, डॉक्टर से ठीक करने का क्या प्रोसेस होता है, कितना समय लगता है? देखिए, यदि आपके दांत पे स्टेन्स आ गए हैं, जितना मैं समझ पाई आपकी बातों से, आप शायद मुझसे दांत पे स्टेन्स की बातें कर रहे हैं कि दांत के ऊपर स्टेन्स अगर आ गए तो क्या करेंगे। सबसे पहले अगर आप स्मोक करते हैं तो पहली सलाह मेरी भी यही रहेगी, उसको आप क्विट कर दीजिए, क्योंकि उसका इफेक्ट जितना आपके दांत पे आ रहा है उससे ज़्यादा आपके मुंह के सॉफ्ट टिश्यूज़ पे आ रहा है, जैसे आपके गाल, आपकी टंग, आपका पैलेट यानी तालू। तो इससे कैंसर के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक बात है। तो सबसे पहले आप इस वजह से क्विट करिए, क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही बहुत ख़राब बात है। दूसरा मैं आती हूँ कि यदि उसकी वजह से आपके दांतों में पीलापन आ गया है या आपके दांत का रंग खराब हो गया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले दांतों की सफाई करा लेनी चाहिए, जिसके बाद में ब्लीचिंग होगी। ब्लीचिंग एक ऐसी प्रोसीजर है जिससे आपके दांत के शेड को हम वापस नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने दोबारा अपनी हैबिट को कंटिन्यू रखा तो हो सकता है कि इसका असर 6 महीने तक रहे, उसके बाद चला जाए। तो आपको अगर परमानेंट उपाय चाहिए किसी भी दांत के रंग को सुधारने के लिए, शेड इम्प्रूवमेंट के लिए, तो जो भी उसका फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग, जैसे स्मोकिंग या फिर कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा चाय पीना या टोबैको च्यू करना, तो उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। यदि दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं और ब्लीचिंग से भी आपको नहीं लग रहा है कि बहुत इफेक्ट आ रहा है, तो आपके डेंटल सर्जन आपको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, जिसमें हम आपके दांतों पे विनियर्स या फिर जिरकोनिया क्राउन्स लगाते हैं। इनसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके दांतों का सिर्फ शेड ही नहीं सुधरेगा, आपके दांत की पोजीशन, उसका पूरा का पूरा रंग, उसका शेप, साइज़, हम सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हम आपने कहा कि शेप और साइज़ को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपने जो शेप्स हैं उसी को ही ठीक करना है। कुछ उनके दांत बड़े हैं, दिख रहे हैं, उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हालांकि ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए, अगर सिर्फ आप शेप की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं ये बोलते हुए कि मैम इन्हें घिस दीजिए, दांतों को घिस दीजिए तो हमारे दांत थोड़े छोटे हो जाएंगे, काफ़ी बड़े हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आपके दांत 3 परतों में बने हैं। सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे एनामल कहा जाता है, उसके बाद में डेंटिन होता है, और जो सबसे अंदर का हिस्सा रहता है, जो दांत का गूदा होता है, उसे पल्प कहा जाता है। तो जो दांत का डेंटिन है वहाँ पे यदि वो एक्सपोज हो गया, यानी यदि वो खुल गया किसी भी कारणवश, ज़्यादा तेज़ ब्रश करने से या फिर टोबैको च्यू करने से या किसी भी वजह से, यदि वो एज की वजह से खुल गया, तो आपको ठंडा गर्म लगेगा, सेंसिटिविटी लगेगी। आप इन दिनों खूब सुन रहे होंगे। बिल्कुल, सेंसिटिविटी डेंटिन के ही एक्सपोज होने से होती है। तो अगर आप एक डेंटल सर्जन के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई घिस के इसको जानबूझ के खोल दो, तो कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि ये जायज इलाज बिल्कुल। नहीं आप अपनी है। बातों को कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर करिश्मा। सरिता हमारी व्यूअर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सरिता, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्ते मैम। सरिता, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। आज हम डेंटिस्ट, हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? डॉक्टर, मेरे मसूड़ों में कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है अचानक से, ब्रश भी दोनों टाइम करती हूँ, उसके बाद भी कभी कभी मसूड़ों में सूजन आ जाता है।
ठीक है, तो सरिता मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मसूड़ों में सूजन आम तौर पे इस वजह से आती है क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेंटल अवेयरनेस ना होने की वजह से हम लोग हर छठे महीने पे पहली बात तो दांतों की सफाई नहीं कराते। और आपका जो ब्रश है वो आपके दांतों को साफ कर सकता है लेकिन आपके मसूड़ों को भी नहीं साफ कर सकता और ना ही दांतों के बीच के हिस्सों को साफ करता है, जिसकी वजह से खाना फंसता जाता है और एक समय बीतने के बाद जो कि आमतौर पे 6 महीने का वक्त होता है, आपके मसूड़ों में खाना फंसते 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 हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है कि वो मसूड़े को फुला देगी। ये कुछ आप उस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे यदि कोई मच्छर आपको काटता है तो उस जगह पर सूजन आती है, तो ये हमारे शरीर की एक प्रतिरोधक क्षमता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल यानी बाहरी जीव या बाहरी वस्तु को हटाने की, कि वो वहाँ पे कुशन क्रिएट करता है। तो ये जो कुशन इफेक्ट है इसकी वजह से आपका मसूड़ा तुरंत फूल जाएगा और आपकी बॉडी अपना प्रयास करने लगेगी कि जो भी फंसा हुआ है उसको वो मार डाले, लेकिन इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको तुरंत अपने डेंटल सर्जन के पास जाना चाहिए, वो आपको कुछ दवाइयाँ लिखेंगे और साथ ही आपके मसूड़ों को क्लीन करेंगे। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं दांतों की सफाई की बात आपसे बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ मसूड़ों की सफाई की बात कर रही हूँ। और इस प्रोसीजर में एक सब जिंजाइवल स्केलिंग नाम का प्रोसीजर होगा, एक रूट प्लेनिंग नाम का प्रोसीजर होगा और ज़रूरत पड़ी तो क्योरटाज करना पड़ सकता है। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो एडवांस डेंटिस्ट्री के पार्ट हैं और यदि आप इन इलाजों को कराएंगे और रेगुलरली अगर आप नॉर्मल सफाई कराते रहेंगे जिसे स्केलिंग कहा जाता है, तो ये बीमारी आपको दोबारा नहीं होगी और इससे आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर, इस बीमारी के बढ़ने से यानी हमने मसूड़ों का ध्यान नहीं दिया तो इसके बढ़ जाने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पायरिया मसूड़ों का जो बार बार इस तरीके का सूजन आता जाता है, खाना आपका फंस ही रहा है, आप क्लीनिंग नहीं करा रहे हैं, तो धीरे धीरे उस जगह पे जो आपका मसूड़ा है और जो हड्डी है वो धीरे धीरे गलती जाएगी और जैसे जैसे वो गलेगी वहाँ पे मवाद बनेगा, पस बनेगा। बस इसी मवाद को, इसी पस को जब वो पूरे मुंह में हो जाता है तो इसे पायरिया कहा जाता है आम भाषा में। यानी आपकी समस्या अभी छोटी है सरिता, आप बड़ी समस्या का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके अपने डेंटिस्ट से, आसपास जो भी डेंटिस्ट पे आप ट्रस्ट करते हो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर चेकअप लीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर करिश्मा, ऐसे ही कई सारे ऐसे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और वो कई अपनी अपनी तरह की समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे जो ग्राफिक्स हैं उनमें भी हम दिखा रहे हैं कि जिन चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं पहले हम उन्हें पूरा कर लें। च्युइंगम को लेकर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कई भ्रांतियां हैं कि च्युइंगम खाने से दांत खराब हो जाते हैं, कई लोगों का कहना है च्युइंगम खाने से आपकी जॉलाइन ठीक हो जाती है, कई लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी च्युइंगम है कि आपके दांत जो है वो ट्यूबलाइट की तरह चमकते हैं। ये आपने ऐड भी देखा होगा, हालांकि मैं किसी चीज़ को क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये इस तरह की सोच है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? च्युइंगम अच्छी है, बुरी है, ठीक है, कम खाइए, आपका व्यू क्या है इस पर? च्युइंगम दोनों है, च्युइंगम अच्छी भी है, च्युइंगम बुरी भी है। मैं आपको बारी बारी आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। जी। पहली बात, यदि आप च्युइंगम शुगर लेस यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब भी हमारा मुंह चलता है तो मुंह में सलाइवा उत्पन्न होता है, थूक उत्पन्न होता है, जो एक नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट है। यानी जब ईश्वर ने हमें बना के धरती पे भेजा तो उसने साथ में हमें टूथपेस्ट और ब्रश लेके नहीं भेजा था, ये इंसान ने बनाया, तो नेचुरली उन्होंने हमारे मुंह में थूक दिया, जिसकी वजह से जब वो हमारे मुंह में घूमता है तो अपने आप दांत साफ होते हैं। तो यदि आप शुगरलेस च्युइंगम यूज कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड, आपके मुंह में नेचुरली सफाई होती रहेगी और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप शुगर्ड यूज कर रहे हैं, यानी अगर आपकी च्युइंगम के अंदर शुगर है जो आम तौर पे होती ही है, तो उससे आपके अगेन दांतों के बीच में शक्कर घुस रही है, शुगर घुस रही है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं उनकी दरअसल दावत हो रही है और वो उसे जब खाएंगे तो वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट और उसकी वजह से आपका दांत सुधरने की बजाय बिगड़ जाएगा और उसमें कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाएगी। अब तीसरा सवाल आपने मुझे पूछा कि क्या च्युइंगम चबाने से या रेगुलरली यूज़ करने से जॉ लाइन सुधरती है। बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। कोई भी चीज़ यदि आप बहुत ज़्यादा आपके मैसेटर मसल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये वाली मसल है, अगर आप बार बार आपके दांतों से च्युइंगम, टोबैको या कोई भी चीज़ चबाते रहेंगे तो ये मसल ओवर ग्रो हो जाएगी। जैसे आपने काफ़ी टोबैको च्यूअर्स में जो बहुत ज़्यादा पान मसाला खाते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं उनमें देखा होगा कि उनके यहाँ पे ऐसे सूज जाता है।
तो ये जो फूलता है, ये कई लोग इसको जानबूझ के कोशिश करते हैं कि च्युइंगम्स यूज़ करने से इसे थोड़ा एक्सेंचुएट कर दें, यानी इसे थोड़ा बढ़ा लें, जॉ लाइन थोड़ी खूबसूरत हो जाए। तो पर ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है, यदि आप इसे सीज़ कर देंगे, रोक देंगे, तो वक्त के साथ ये कम भी हो जाएगी जी। तो ये आपके सवालों के जवाब थे। तो ये फैसिलिटी है आपके पास, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी जी। एक दांतों की सफाई है, लेकिन शुगरलेस शुगरलेस जी, च्युइंगम। जी। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर। मैं चाहूँगी आप बच्चों के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करें, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के टीथ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खासतौर पर जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ और प्यार करते हैं कि वो कुछ भी खाने के लिए अलाउ कर देते हैं अपने बच्चों को। उनके बच्चों के दांत जो है वो बहुत अर्ली एज में ख़राब हो जाते हैं, हालांकि वो दूध के दांत होते हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों के दांत छोटी एज में भी ख़राब दिखें। आपका ओपिनियन? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे जैसे डेंटिस्ट्री आगे बढ़ी और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, वैसे वैसे हमने चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो मैं चाहती हूँ हम लोग वापस सोर्स की तरफ जाएं, सोर्स की तरफ जाएं, यानी जो हमें हमारी दादी नानी कहती आई थी, हम उनको फॉलो करें। अब आपकी दादी नानी आपकी मदर को क्या बोलती थी जब आप कहते थे टॉफ़ी दे दो? तो आपकी दादी नानी क्या कहती थी? दो, बच्चे को दीजिए। क्यों कहती थी? इसलिए नहीं कि उससे दांत खराब नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको कितना ही छुड़ाया जाए आप छोड़ेंगी नहीं। आप बच्ची हैं तो आप चॉकलेट खाएंगी। बिल्कुल। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग बच्चों को चॉकलेट या फिर चिपचिपी चीज़ें खाने से रोक नहीं सकते, रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो बुजुर्ग होने के बाद तो वैसे भी नहीं खा पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की तरफ जाएं। अब प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहली बात, आप अपने बच्चे को रेगुलरली ब्रश करवाइए, सुबह और शाम को ब्रश करना, यानी रात को सोने से पहले ब्रश कराना या मुंह साफ करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं करेंगे तो आप चॉकलेट छोड़िए, आम खाना खाने से भी आपके दांत सड़ जाएंगे, क्योंकि आप रात भर यदि उसको मुंह में होल्ड करके रखेंगे तो बैक्टीरियाज खाएंगे जो बचा हुआ खाना है, एसिड प्रोड्यूस होगा, आपका दांत सड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप बच्चे को ये ट्रेनिंग दीजिए कि वो अपनी हाइजीन मेंटेन करे, ना कि उसकी हैबिट्स बदलिए। दूसरी बात, आप बच्चे के लिए कोशिश करिए, जैसे जैसे ज़िंदगी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, वो ना देकर यदि आप नेचुरल फूड देते हैं, घर का खाना देते हैं, तो ही आपके बच्चे की दांत की हेल्थ काफ़ी सुधर जाएगी। और अगर आप रेगुलर तौर पे उन्हें दूध, खास तौर पे गाय का देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा उनके चॉकलेट्स की टेंशन लेनी चाहिए। बिल्कुल, यानी मिल्क भी इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा। दूध सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा दांत कैल्शियम से बना है, और कैल्शियम हमें सबसे ज़्यादा दूध से मिलता है। ये तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है, पर दूध का सोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप सीधे उसको गाय से ले रहे हैं तो क्या कहना, फिर तो इट इज़ फुल ऑफ कैल्शियम। लेकिन यदि आप मिलावटी दूध ले रहे हैं, डेयरी का दूध ले रहे हैं, जिसका मिनरल कंपोनेंट हम गारंटी ही नहीं ले सकते कि क्या मिनरल कंपोनेंट है, बिल्कुल, तो उस मामले में तो फिर कैल्शियम आपके शरीर में जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल अश्योर नहीं हो सकते आप उस चीज़ के लिए। एक बार फिर से हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, वो नंबर्स आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए। दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपकी हो, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। देखिए, इन दिनों दांतों की समस्याएं बड़ी आम हो चली हैं। आपके दांतों से ब्लड का आना, बदबू आना, या फिर खाने में आपको किसी तरह की परेशानी होना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो, आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, बिल्कुल फ्री हो जाकर, फ्री फील करके आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं या इस चीज़ को लेकर प्लान कर रही हैं। डॉक्टर, दांतों को लेकर हम जब आपसे पहले बात कर रहे थे तो ये भी बात हुई थी कि जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें अपने दांतों का भी ख्याल रखना चाहिए। वो डिफरेंट चीज़ है, हालांकि इस चीज़ को लेकर बहुत अवेयरनेस है नहीं। आप बताइए। देखिए, महिलाओं की डेंटिस्ट्री मुझे लगता है एक अलग फील्ड बना देनी चाहिए, और महिलाएं एक ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो जिस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान नहीं देती, बिल्कुल उसी तरीके से अपने दांतों का कोई ध्यान नहीं देती। अब जैसे मैंने दूध के बारे में बताया, तो जब आप छोटी रही होंगी तो कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने कहा होगा कि नहीं, फादर को दूध दे देते हैं, ब्रदर को दे देते हैं, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप अपने हस्बैंड को देंगे, फिर बच्चे को देंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मदर्स वैसे भी न्यूट्रिशन के मामले में काफ़ी पीछे हैं। तो एक तो उनकी इसी वजह से दांतों की हेल्थ काफ़ी ख़राब होती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि महिलाओं में पूरे 30 दिन में हार्मोनल चेंजेस हो ही रहे हैं।
बिल्कुल। उन्हें ही प्रेग्नेंट होना है, उन्हें ही डिलीवरी करनी है, उसके बाद उनका ही मेनोपॉज होगा, उन्हीं का मेंस्ट्रुएशन हुआ था। तो इस वजह से शरीर के अंदर इतने हार्मोन्स चेंज होते हैं जिनका असर कहीं ना कहीं जैसे शरीर के सभी अंगों पे होता है उसी प्रकार दांत और मसूड़ों पे भी होता है। गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि प्रेगनेंसी में क्या करें, तो प्रेगनेंसी में आपके जो मसूड़े होते हैं वो फूलने लगते हैं और ये एकदम आम बात है, इसे जिंजाइवल एनलार्जमेंट कहा जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जिंजाइवल एनलार्जमेंट। और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर है, ये सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। लेकिन इस दौरान यदि आपने डेंटल सर्जन से कंसल्ट नहीं किया या यदि आप इसके बारे में अवेयर नहीं हुए तो वहाँ पे खाना फंस के मसूड़े जो फूल गए हैं उसमें खाना फंस के आपके मसूड़े भी सड़ने लगेंगे और आपके दांत भी सड़ने लगेंगे। प्रेगनेंसी के बाद मसूड़े नॉर्मल तो हो जाएंगे पर सड़न नॉर्मल नहीं होगी। इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान डेंटिस्ट से मिलकर अपने मसूड़ों को भी क्लीन कराइए और अपने दांतों का भी ध्यान रखिए। ये एक मिथ्या है कि प्रेगनेंसी में डेंटल सर्जन के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया पूरी तरह सेफ होता है, सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं किए जाते, बाकी सभी प्रोसीजर्स आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं और करवाना ही चाहिए आपको। बिल्कुल, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। ये हम नॉर्मल प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर करिश्मा को हम दोबारा आपके बीच लेकर आएंगे और दोबारा हम कोशिश करेंगे कि कुछ कोर इशूज़ पर भी और हम बात कर सकें, लेकिन समय अब इजाज़त नहीं दे रहा, तो डॉक्टर करिश्मा से को हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा, उनसे विदा लेनी पड़ेगी। डॉक्टर करिश्मा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारे इस कार्यक्रम में और आप आए, इतनी सारी जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो फिर हाजिर हो जाएंगे एक और नए मेहमान के साथ, कुछ और नए सवालों को लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।